एवरीवन। तो अब गी जॉन यही फैसला करता है कि रिजाइन देने से पहले वो एक दफा ईना के बारे में खुद इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगा। और जैसे ही पीछे से ईना आ रही होती है, वो फौरन उस टिप वाली ईमेल बंद कर देता है, क्योंकि ये सारा काम वो बगैर किसी को रपूरट दिए चोरी छिपे करना चाहता था। इंसान ऑफिस में काम कम और जासूसी ज्यादा करते हैं, फिर कहते हैं कंपनी कल्चर खराब है। ईना के अंदर एक वर्कर काम करता था और किसी बात पर उसकी ईना से दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि ईना ने अपना स्टैंड बहुत मजबूत रखा हुआ था। वो शख्स माफी मांगने लगता है, लेकिन जब ईना उसे माफ नहीं करती तो वो गुस्से में आ जाता है और उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है। मगर ईना जरा भी नहीं डरती। आखिरकार वो खुद ही पीछे हट जाता है। ऑफिस के लोग ये सारा सीन देखकर एक तरफ एंटरटेन भी हो रहे थे और दूसरी तरफ ईना से एम्प्रेस भी। उसने पलक तक नहीं झपकी थी, जैसे खौफ को भी उससे डर लगता हो। इस सब के बाद गी जॉन की फिर से शामत आ जाती है। ईना उससे कहती है कि कल रात नशे में तुमने बहुत कुछ कहा था। तुम्हें लगता है ना कि तुम बहुत काबिल हो, और मैंने तुम्हें टीम थरी में फेंक कर तुम्हारी सलाहियतें जाया कर दी हैं। इसलिए मैंने सोचा है तुम्हें थोड़ा मसरूफ रखा जाए। और फिर वो उसे पेपर शरेडिंग का काम दे देती है। पूरा दिन वो खड़ा मशीन में कागज डालता रहता है। इंतहाई बुरंग काम, और ऊपर से बेइज्जती अलग। कुछ वर्कर्स आते, ऊपर ऊपर से हमदर्दी जताते और जाते जाते एक और फाइल पकड़ा देते कि ये भी शरेड कर देना। इंसान वाकई अजीब मखलूक है। किसी की कब्र पर भी थॉट्स एंड प्रेयर्स लिखकर साथ बेलचा पकड़ा देते हैं। गी जॉन अंदर ही अंदर जल रहा था। जब वो कटे हुए कागज ट्रेश में फेंकने जाता है तो उड़ते हुए टकड़ों को देखकर उसका दिल करता है कि किसी रीसाइकलिंग मशीन में ईना को भी फेंक दे। उसने कसम खा ली थी कि वो ईना को जरूर बेनकाब करेगा और ऑफिस से निकलवा कर रहेगा। इसी दौरान एक और किरदार सामने आता है, मिस्टर मू। वो टीम एडिट नंबर 3 का टीम लीडर था। उसकी खास बात यह थी कि वो सबसे बहुत अच्छे तरीके से मिलता था, ऑफिस में कई लोगों की मदद करता था, सबसे ताल्लुकात बनाकर रखता था। मुख्तसर ये कि वो एक नरम दिल और अच्छा इंसान था, यानी ऑफिस की दुनिया में तकरीबन मादूम नस्ल। अब कहानी सी आई ओ जय योल की तरफ शिफ्ट होती है। उसे HR की तरफ से एक रिपोर्ट मिलती है, जिससे पता चलता है कि उसके वालिद चेयरमैन उसके सौतीले भाई सांग योल को दूसरी ब्रांच से हेडक्वार्टर मुंतकल कर रहे हैं। एक मयान में दो तलवारें। कारपोरेट दुनिया में तो लोग एक करसी भी शेयर नहीं करते। जे योल को शदीद गुस्सा आता है। मीटिंग में मौजूद तमाम हेड्स और डायरेक्टर्स भी समझ चुके थे कि मामला बड़ा होने वाला है। खास तौर पर HR हेड मस्बो, जो बहुत डिप्लोमेटिक और सियासी कस्म की औरत थी। चेयरमैन के स्पेशल ऑर्डर्स अक्सर उसी के जरिए आते थे। जब चेयरमैन की कॉल आती है तो जय योल खुद फोन उठाकर कहता है कि अगर यह सब करना ही था तो कम एक इशारा तो दे देते। उसे हमेशा यह महसूस होता था कि उसके वालिद उसे नहीं, बल्कि सांग योल को अपनी जगह देना चाहते हैं। अद्धर की जॉन रात को पार्किंग में ईना का इंतजार करता है ताकि उसका पीछा कर सके। वो पहले एक डिपार्टमेंटल स्टोर जाती है, कुछ चीजें खरीदती है और फिर घर चली जाती है। गी जॉन उसके फेंके हुए टरेश में से रसीद निकालता है, मगर कुछ खास हाथ नहीं आता। एक पार्ट टाइम वर्कर उसे ये सब करते देख लेती है। गी जॉन उसे थोड़ी रिश्वत और खाना खुलाकर मालूमात निकालने लगता है। पता चलता है कि ईना वहां की रेगुलर कस्टमर है, मगर वो कभी किसी मर्द या औरत के साथ नहीं आई। और सबसे अजीब बात यह कि वो डिनर नहीं करती थी, सिर्फ एक छोटा सा गिम्ब खरीदती और उसी पर गुजारा करती थी। गी जॉन हैरान था, इतना कमाने वाली लड़की इतना कम क्यों खाती है। दूसरी तरफ मिस्टर मू की दोस्ती कैफेटेरिया की एक आंटी से हो चुकी थी। वो उनके वालिद के जनाजे पर भी गया था और माली मदद भी की थी। आज आंटी उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे खाना और कुछ पैसे देने की कोशिश करती हैं, मगर कोई उन दोनों की तस्वीर और वीडियो बनाकर कंपनी के सोशल मीडिया ग्रुप्स में डाल देता है, जैसे इंसानों की सबसे बड़ी हॉबी दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना हो। गी जॉन रात देर से घर पहुंचता है और मस पारक से पूछता है कि अगर कोई बहुत कम खाता हो तो उसका क्या मतलब होता है। वो जवाब देती है कि शायद वो शख्स सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाता हो,
जीने के लिए नहीं। ये कहते हुए उसकी आंखों में उदासी होती है, जैसे वो किसी और के बारे में सोच रही हो, शायद जय योल के बारे में। आपस में अब नई गासपस चल रही थी। हर कोई जय योल और सांग योल की पावर वार के बारे में बात कर रहा था। कुछ लोग कहते थे सांग योल को फायदा है क्योंकि उसकी मां मौजूदा चेयरमैन की बेवी है, जबकि कुछ कहते थे कि जय योल की बेवी बहुत पावरफुल फैमिली से है, इसलिए उसे हटाना आसान नहीं होगा। ईच आर ने लोगों की तोजा हटाने के लिए मिस्टर मुंह वाली अफवाह को मजीद फैलाना शुरू कर दिया। अब लोग चेयरमैन की फैमिली को भूलकर मिस्टर मुंह और उस कीफिटेरिया वाली औरत की बातें कर रहे थे। ये खबर ईना तक भी पहुंचती है। वो मिस्टर मुंह को बुलाकर कहती है कि इंक्वायरी होगी। हालांकि वो जानती थी कि वो बेकसूर है। गिजॉन एक दिन ईना को फूल सूंघते देख लेता है। पहली बार उसे वो खूबसूरत लगती है। वो हंस देता है तो ईना समझती है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। मगर गीजॉन कहता है कि लोग आपको गलत समझते हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। ईना हैरान रह जाती है। शायद पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा था, सिर्फ खौफनाक बास नहीं। बाद में पता चलता है कि मिस्टर मू बेकसूर थे, मगर फिर भी उन्हें मामूली सजा दी जाती है क्योंकि उन्होंने कैफेटेरिया से इजाफी खाना लिया था और एक आउटसोर्स वर्कर से पैसों का लेन देन किया था। टीम 3 को बहुत गुस्सा आता है। वो ईना से बहस करने छत पर पहुंच जाते हैं। ईना आती है, एक कुर्सी घसीट कर लाती है, सबके सामने बैठ जाती है और कहती है, मेरे पांव थक गए थे। जो लोग अभी तक गैंगस्टर बने हुए थे, फौरन भेगी बिली बन जाते हैं। इंसानों की हिम्मत भी वाईफाई सिग्नल जैसी होती है। सामने वाला जरा मजबूत निकला तो फौरन गायब। फिर एक मीटिंग में ईना मस बो के बाल नोच लेती है क्योंकि वो मिस्टर मू के बारे में माजरती पोस्ट डालने में टाल मटोल कर रही थी। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है और पूरी कंपनी में नई गासिप शुरू हो जाती है। अब सबको समझ आने लगता है कि ईना इंदर से बड़ी इंसान नहीं थी। वो अपनी टीम के लिए खड़ी होती थी। बाद में वही शख्स जिसे ईना ने नौकरी से निकाला था, उस पर हमला करने आता है, मगर गी जॉन बरोकत पहुंच जाता है। ईना की अंगली जख्मी हो जाती है। गी जॉन उसकी पटी करता है और कहता है कि मैं तुम्हें गलत समझता था। शायद पहली बार ईना को लगा कि कोई उसे वाकई समझने की कोशिश कर रहा है। आखिर में गी जॉन को यकीन हो जाता है कि ईना के खिलाफ कुछ मशकूक नहीं मिलेगा। मगर फिर वो एक अजीब बात नोट्स करता है। ईना रोज आर्ट क्लास जाती है, मगर कभी आर्ट का सामान नहीं लाती। जब वो अंदर जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। ईना वहां स्टूडेंट नहीं थी। वो आर्ट क्लास के लिए एक ह्यूमन मॉडल बनकर खड़ी थी, बिल्कुल खामोश, मुजस्मे की तरह। और उसी लम्हे उसकी नजर गी जॉन से मिलती है, मगर वो कोई रिएक्शन नहीं देती, बस साकत खड़ी रहती है। शायद वाकई जम गई थी, या शायद पहली बार कोई उसकी असल जिंदगी तक पहुंच गया था।